मैंने शुरू में जैसा कहा कि कंजम्पशन के आधार पर अर्थव्यवस्था नहीं चलती। आज कंजम्पशन ही सब कुछ माना जाता है। पुराने दिनों में अर्थशास्त्र में कहते थे प्रोडक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। मांग जो रहेगी उस मांग का अंदाज करके उत्पादन करना है। आज हमें ऐसा दिखाई देता है कि पहले उत्पादन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और डिमांड इज क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स। उतनी मांग नहीं आई तो फिर हम विज्ञापन का आधार लेते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का आधार लेते हैं, और हमें दिखाई देता है कि विज्ञापन के माध्यम से मनुष्य का उपभोग बढ़ाने का प्रयास होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्या हमने कभी सोचा था कि नमक का विज्ञापन करना पड़ेगा? इस कंपनी का नमक, उस कंपनी का नमक। विज्ञापन देखकर तो कोई नमक ज्यादा या कम खाने वाला नहीं है, लेकिन ये कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी जब बन जाती है तब साध्य और साधन का विवेक नहीं रहता। मनुष्य की आदतें बदलने वाली कल्पनाएं सामने आ जाती है, कंज्यूमरिज्म की कल्पनाएं सामने आ जाती है। व्यक्ति का उत्पन्न बढ़ेगा, लेकिन उत्पन्न के साथ आवश्यक है क्या कि सभी जगह उपभोग बढ़ना ही चाहिए? हमारी सारी संस्कृति की अर्थव्यवस्था सेविंग्स पे है, बचत पे है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, कंट्रोल्ड कंजम्पशन और कीमत भी कंट्रोल्ड, रेगुलेटिंग द प्राइसेस, और इसका अच्छी तरह से वितरण समाज में हो। विकास की कल्पना ऐसी तात्कालिक कल्पना नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना होगा तो विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया को मानकर चलना पड़ेगा, और ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया होने के कारण उसके सारी बातें जो है वो बातें भी हमें पुनर्विचारित करने के दृष्टि से हमारे सामने लानी पड़ेगी, और उसको समाज के सामने लाने का काम भी हमारे लिए करने की आवश्यकता होगी। इसका मापन करने के जो विषय है, मेजरमेंट ऑफ इट, उसका भी विचार करने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के अर्थशास्त्र के परिणामतः हमारे यहाँ ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन का विचार किया जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। इसका मापन बड़ा सदोष रहता है। क्या सारा उत्पन्न हमारे यहाँ सामने आ जाता है? क्या नहीं आता है? पर कैपिटा इनकम उत्पन्न करने का विषय भी होता है, तो उसके लिए भी कोई शास्त्र शुद्ध विवेचन हमारे सामने नहीं है। और मेरे जैसे अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे कि जहां जीडीपी बढ़ता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती तो जीडीपी कैसा बढ़ेगा? लेकिन मुठभर लोगों के साथ चलने वाले पैसे के आधार पर जीडीपी बढ़ा हुआ देखा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। ये एक विषम गणित है, ये एक पैराडॉक्स है, और ये पैराडॉक्स हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें दिखाई देता है, क्योंकि संपत्ति का केंद्रीकरण है, और ऐसे संपत्ति का केंद्रीकरण न हो इसलिए क्या कर सकते हैं? तो दत्तोपंत जी और पंडित दीनदयाल जी उसके लिए कहते हैं कि ऐसा संपत्तिकरण न होने, इसके लिए हमारे अर्थव्यवस्था के 3 पहलू होने चाहिए, और वो 3 पहलू है बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग। हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। इससे एक विकास की कल्पना आती थी, क्योंकि जमीन हमारी माता है, जमीन सब कुछ देगी, सब खनिज जो है वो जमीन के अंदर ही है। अनाज देना है तो जमीन से ही लेते हैं।
तो खेती की तरफ ध्यान देना, उद्योगों की तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन बड़े उद्योगों को बढ़ावा देते देते स्थानिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए मध्यम उद्योग और छोटे उद्योगों को भी आगे चलाना पड़ेगा। आजकल उसकी चर्चा बहुत अच्छी हो रही है, सराहनीय चर्चा हो रही है। हमारे विद्यमान प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर सभी समाज को प्रेरित कर रहे हैं, और आत्मनिर्भरता में उन्होंने एक और शब्द प्रयोग किया है, और शब्द प्रयोग है लोकल और ग्लोबल। लोकल, और उसके साथ उनका जो कहना है कि उत्पादन लोकल बने, जागतिक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अपना योगदान देने वाली अर्थव्यवस्था बने, और वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े करने वाली अर्थव्यवस्था हो। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जाने वाली संख्या बढ़ती है। ये कोरोना का विषय छोड़ दीजिए, एक अपवादात्मक विषय आ गया, नहीं तो हमारी सचमुच समस्या जो थी माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, हमारे महाराष्ट्र जैसे एक प्रांत में जो उद्योग प्रधान भी है, हम देखते हैं कि प्रति 10 वर्ष ये माइग्रेशन 18 या 20% से बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अगर ऐसा ही चला, ये एक प्रातिनिधिक उदाहरण है। विकास की कल्पना में ऐसा होगा कि स्थानिक स्तर पर रहने वाले सारे प्राकृतिक साधनों का, संसाधनों का उपयोग करके हम हमारे दुनिया में एक नाम कमाएंगे, अपना एक स्वतंत्र स्थान उत्पन्न करने का काम वहां चलेगा। और इसलिए सर्वांगीण विकास की कल्पना आई, आइसोलेशन की नहीं। सम्यक विकास की कल्पना आई, समग्रता से विकास का विचार करने की कल्पना हमारे सामने आई। और वो समग्रता अगर ध्यान में लेनी होगी तो और भी 3-4 बातें ध्यान में लेने की आवश्यकता होगी। जो बातें हमारे सामने स्वर्गीय दत्तोपंत जी ने भी बार बार रखी थी, उसका विचार हम करेंगे। उसके लिए कुछ बातें भी हमारे सामने आएगी। पहला विषय ऐसा आता है कि हमारे सामने कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को ही हम डेवलपमेंट मान लेते हैं। इकोनॉमिक्स का एक सादा सिद्धांत ऐसा है कि एवरी डेवलपमेंट इज ग्रोथ, बट एवरी ग्रोथ इज नॉट डेवलपमेंट। बहुत बड़ा उद्योग हो जाता है, बड़े बातें हमारे सामने आती है, और ऐसी बड़ी बातें हमारे सारे व्यवहार में एक प्रकार से कुछ ऐसी बातें उत्पन्न कर देती है कि जो स्पर्धा, मोनोपोली के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए उसको स्थान नहीं होता। और इसलिए जिस क्षेत्र में हमें बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अगर ग्रामीण आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का अगर हम विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वर्गीय दत्तोपंत जी मजदूर संघ के प्रमुख थे, तो उनका सारा विचार मजदूरों के कल्याण के लिए होता था, सामान्य व्यक्ति के कल्याण के लिए होता था। तो वो कहते थे कि अर्थव्यवस्था में मजदूर का भी हिस्सा है। आप जैसे उद्योगपतियों को देंगे, व्यापारियों को देंगे, बिचौलियों को देंगे, रिटेल ट्रेडर को देंगे, उसी पद्धति से मजदूरों का भी विचार करने की आवश्यकता होगी, और अपने श्रम का एक हिस्सा उनको उत्पादन के रूप में, पैसे के रूप में मिलना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन मैनेजमेंट की कल्पना उन्होंने रखी थी। मुझे लगता है कि उद्योग केवल उद्योगपति का नहीं है, उद्योग सबका है, और इसलिए खेती के साथ साथ उन्होंने उद्योग का विचार किया। आज हमारी अर्थव्यवस्था में इसका अनुपात
बिगड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। हमने कभी प्रकृति के स्रोतों का शोषण माना नहीं, हमेशा हमने दोहन ही माना है। दत्तोपंत जी उदाहरण लेते थे कि क्या हमने मशीन्स को डिप्रिसिएशन लगाया और वो डिप्रिसिएशन करके आगे नई मशीन खरीद करने की व्यवस्था कर ली। क्या हम प्रकृति को डिप्रिसिएशन मानते हैं, देते हैं कभी? एक आम का पेड़ सुव्यवस्थित रीत्या बढ़ता ही रहेगा, इसलिए हम उसके लिए जैसा एक व्यवस्था के रूप में मशीन के लिए करते हैं, वैसे वृक्ष के लिए क्या करते हैं? जानवर हमारा एक बड़ा धन है, हम उनका दोहन तो नहीं कर रहे, शोषण तो नहीं कर रहे। दोहन करने की आवश्यकता है, प्रकृति को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसलिए जब जब विकास का विचार होता है, तब सबसे पहले विचार होता है कि शोषण रहित ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करना। अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आता है। पर्यावरण का उल्लेख मैंने किया। आज पूरा विश्व पर्यावरण के बारे में चिंताग्रस्त है। कई लोगों का मानना है कि ये जो कोरोना की आपत्ति आई, उसके पीछे भी हमने प्रकृति का संतुलित विचार न किया, यही कारण है। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिखाई तो ऐसा देता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो उत्पादकता की अपेक्षा कर सकते हैं। और इसलिए जैसे पर्यावरण में दोहन की कल्पना है, मल्टीप्लिकेशन की कल्पना है, शोषण की या सब कुछ निकाल लेने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए इस विकास की कल्पना को हम सामने रखते हैं। हमारी जमीन हमारे लिए माता है, उसके अंदर चलने वाले सभी बातों का भी दोहन करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके आज ही सब कुछ मिलाने का प्रयास हम देखते हैं, और कालांतर के बाद में जमीन निकृष्ट बन जाती है, उससे कुछ लेना नहीं होता है। कैश क्रॉप्स के पीछे दौड़कर बहुत उत्पादन किया जाता है, पैसा कमाया जाता है, लेकिन जमीन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी ने यूरिया को भी नीम के साथ जोड़ दिया। प्रमुख कारण था कि यूरिया के कारण जमीन की निकृष्टता बढ़ती थी। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जो हम इस निकृष्टता को रुका सकते हैं। और उसी के साथ हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी विचार करना होगा। जमीन हमारे लिए एक माता के रूप में, उसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसके ऊपर निर्भर रहने वाला समाज की संख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो शायद उसका विचार करते समय हमें मुख्यतः विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की खेती की व्यवस्था रहे कि जिस प्रकार की व्यवस्था के साथ हमें पूरे खेती के विकास को ही आगे लेकर चलना पड़ेगा। छोटे उद्योग और लघु उद्योग हमारे अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारी सारी अर्थव्यवस्था देहातों में है। देहातों के आधार पर हमारी शहरें पुष्ट हो रही है। शहरों की व्यवस्था होनी चाहिए, बात सचमुच है, लेकिन देहातों को शोषित करके करना, ये हम कभी मानेंगे नहीं, ना उसके लिए हम कभी प्रयास करेंगे। और इसके लिए बातें करनी होगी खेती की। विकास के और 2-3 पहलू है, और इस पहलू में मैं आपके सामने रखूंगा कि दत्तोपंत जी ने 5 ई सामने रखे थे, अंग्रेजी ई अल्फाबेट। उन्होंने कहा कि विकास के कोई 5 अगर मापदंड होंगे तो सबसे पहले इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है या नहीं होता है,
हमारी अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन समाज का विचार चिंतन करती है या राजनीति के जाल में फंसकर तात्कालिकता का विचार करती है? हमारी अर्थव्यवस्था सर्वंकष है या एकांगी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने रशियन मॉडल अपने देश में लाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि रशियन मॉडल हमारे देश में सफल नहीं हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक क्रांति के बाद में आए हुए पूंजीवाद को विस्तारने का प्रयास सफल नहीं हुआ। पूंजीवाद में भी समाज का रक्षण करने की बात नहीं। दत्तोपंत जी ने इसके लिए कहा था कि नाइदर कैपिटलिज्म नॉर सोशलिज्म we are bound to implement internal एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। और ऐसे इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में जो बात कही गई है वो है संतुलन की बात कही गई है। हमारी अर्थव्यवस्था आइसोलेशन में नहीं जाएगी, इसलिए इकोनॉमी एक पहला मापदंड है। उसमें एम्प्लॉयमेंट आता है, रोजगार आता है। जैसे मैंने कहा कि जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी को कोई मतलब नहीं। मनुष्य गुनाहों की तरफ जाएगा, विषमता के खाई में गिर जाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था में एक समानता का भी मूल्य होना चाहिए। और इसलिए दूसरा ई है इक्विटी। यहाँ इक्विटी का मतलब है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमें दिखाई देता है कि कुछ उद्योग धंधों में बहुत बड़ा सेंट्रलाइजेशन हो गया है। उस सेंट्रलाइजेशन को रुकवाने का मतलब उसको कम करना, घटाना नहीं है, लेकिन मध्यम और छोटे उद्योगों को पुनरुज्जीवित करना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अधिकाधिक उत्पादन, संयत उपभोग, कीमतियों पर नियंत्रण। हमारे यहाँ अधिकाधिक उत्पादन होता है, लेकिन वो कंजम्पशन के लिए होता है। उत्पादन का अनुपात और कंजम्पशन का अनुपात अगर मेल नहीं खाता है तो जैसा मैंने कहा कि विज्ञापन, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वगैरह बातें आगे आगे आती लगती है। इसलिए दूसरा ई है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा ई है जो सबसे बड़ी हमारी नींव है, और वो है एजुकेशन, शिक्षा। दुनिया में आने वाले सभी आधुनिक व्यवस्था से लेकर ग्रामों में रहने वाली व्यवस्था तक हमारे शिक्षा का बहुत विस्तृतीकरण हो चुका है। उसको एक अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन बनाने का प्रयास करना होगा। मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि विकास की कल्पना करते समय जब हम एजुकेशन का विचार करते हैं, ई का विचार करते हैं तीसरे, तो आज आने वाली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको एक बहुत अच्छा प्रतिसाद देती है। इट्स गिविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंटल कंसेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। आज भी हमारे देश में लिटरेसी का प्रचार करना पड़ता है, साक्षरता का। और इसलिए इस नई शिक्षा नीति में लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एक कमीशन की उत्पत्ति की है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ना चाहिए। सामान्यतम घर से भी लड़का और लड़की शिक्षा के लिए आना चाहिए। उसके लिए सुविधा उत्पन्न कर देने का काम सरकार का है, समाज का है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इकोनॉमी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन है। तीसरा विषय आता है एथिक्स, नीति तत्वों के आधार पर चलने वाला। ये सारा विषय हमारे सामने आएगा तो मैं कहूंगा कि एथिक्स का भी विचार उसमें जरूर है। जिसका उल्लेख मैंने किया था वो है साध्य साधन विवेक। हमारा साध्य है अर्थव्यवस्था का विकास, लेकिन साधन भी ऐसा ही होना चाहिए जिस साधन के आधार पर हम एक एथिकल सेंस हमारे सारे अर्थव्यवस्था में और विकास की कल्पना में ला सकेंगे। ऐसे ईज का विचार है ये।
यह है एनवायरनमेंट, उसमें एक और जोड़ा जाता है पांचवा, जिसके बारे में मैंने पर्याप्त विश्लेषण किया है। इसलिए इकोनॉमी, इक्विटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आप इन पांचों को मिलाकर देखिए, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमारे सामने आती है। दत्तोपंत जी ने इन 5 ईज को हमारे सामने रखा। मैं इसको और एक घटना को जोड़ देता हूं। और जब हम नए सहस्त्रक में आए थे, यानी 2000 पूरा करके आगे आए, तब यूनेस्को ने एक मिलेनियम ड्राफ्ट दिया था विकास का, मिलेनियम डेवलपमेंट प्लान। 8 बातें दी थी। मैं वो केवल 3 बातों का उल्लेख करूंगा, क्योंकि बाकी 5 बातें इधर उधर चर्चा में आ चुकी हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये पहली बात उन्होंने कहा कि आने वाले सहस्त्रक में, यानी 2000 से लेकर 3000 तक के सहस्त्रक में, अगर हमें काम करना होगा तो इस देश के पूरे दरिद्रता का निर्मूलन करना, अपने अपने पैरों पर खड़े करने वाली अर्थव्यवस्था करना। ना कोई देश किसी का शोषण करेगा, ना कोई देश अपने यूनिपोलर एडजस्टमेंट के लिए युद्ध ला देगा। तो उस समय उन्होंने ये पहला कहा था कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। दूसरा कहा था हेल्थ ऑफ वुमेन, महिलाओं का स्वास्थ्य। अगर महिलाओं का, माताओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ऐसा होने के कारण हमारे सामने दिखाई देता है कि कुपोषण की समस्या है, अंडर नरिश्ड लड़के दिखाई देते हैं, उनका वजन कम होता है, उनके पास ना क्षुधा शांति के लिए कोई साधन रहता है, बच्चे को तो जन्म दे देती है लेकिन पालन पोषण के लिए व्यवस्था नहीं है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये डेथ ऑफ वीमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसको 0 में लाएंगे, 0 तक लाएंगे। लगने में एक बात बहुत सामान्य लगती है, लेकिन वास्तव में हमें दिखाई देता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के साथ साथ विकास की कल्पना में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति, आज हमारे देश में प्रति 1000 महिलाओं के पीछे 13 माताओं का मृत्यु होता है बच्चे को जन्म देते समय, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और 12 बालकों की मृत्यु होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एशिया में ये सबसे ज्यादा अनुपात है। सहस्त्रक में लिखा गया कि महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और तीसरी बात जिसका मैं उल्लेख करने चाहता हूं वो है रोजगार की, एम्प्लॉयबिलिटी की। हमारे राष्ट्रपति जो कहते थे कि ये देयर इज नो डर्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन देयर इज अ डर्थ ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल, जिनको एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे उनकी कमी है। तो स्किल्स को आगे बढ़ाना, जैसे दत्तोपंत जी ने कहा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को भोजन। ये बातें शब्द अलग अलग है, लेकिन विकास की कल्पना में हमारे सामने आती है। हमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से पीपल्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तक जाना है। इंडस्ट्रीज के कोई शत्रु नहीं, इंडस्ट्रीज तो आने ही चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमें जाना ही होगा। और इसके लिए एक अंतिम बात मैं आपके सामने कहूंगा, एक डेवलपमेंट मॉडल हमारे सामने रखा है सहस्त्रक के प्रारंभ में। 2002 में हमारे पुणे में एक साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था। हर साल कहीं ना कहीं होता है। उस साल पुणे में हुआ था। डॉक्टर माशेलकर उसके प्रमुख थे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होने के कारण उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।
डॉक्टर माशेलकर जी ने 5 सूत्र दिए और इन पंचसूत्र को अटल जी ने बाद में पंचशील कहा कि नए युग का, नए मिलेनियम का ये पंचशील है। मुझे विकास की समग्रता इन 5 मुद्दों में दिखाई देती है, उसका मैं उल्लेख करता हूं। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमारी शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित ही होनी चाहिए। उसके कौशल का उपयोग, उसके सारे ज्ञान को वृद्धिंगत करने का काम जो दुनिया के लिए आदर्शभूत रहेगा, उसकी क्षमताओं का हमारे देश के लिए पर्याप्त उपयोग, और हमारा वैसे भी देश देखा जाए तो आगे चलने वाले 35-40 वर्षों के लिए सबसे बड़ा युवाओं का देश है। तो ये शिक्षा के माध्यम से हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, विद्यार्थी को ही सामने रखकर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। मैंने जैसे कहा कि नई शिक्षा नीति इसको एक पर्याप्त न्याय दे रही है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य छात्र का ही विकास, उसी को तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी का प्रश्न आता है, बड़े शुल्क आते हैं, सामान्य घर का व्यक्ति शुल्क नहीं भर सकता, अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है। पंडित दीनदयाल जी तो कहते थे कि शिक्षा मुफ्त ही मिलनी चाहिए, शिक्षा के लिए शुल्क नहीं लगाना, समाज व्यवस्था करेगा। समाज की व्यवस्था से शिक्षा की व्यवस्था होगी। बातें तो दूर हो गई, लेकिन अभी ये तो करना ही चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दूसरा सूत्र है वुमन सेंटर्ड फैमिली, महिला केंद्रित परिवार व्यवस्था। संस्कार की व्यवस्था, महिलाओं के सम्मान की व्यवस्था, महिलाओं की क्षमताओं का वर्धन करने की व्यवस्था, महिलाओं के अंतर्गत जो कुशलताएं हैं उन कुशलताओं का उपयोग, और सबसे बड़ा उपयोग होगा जो ई के एथिक्स में आता है, वो संस्कारक्षम बालकों को अच्छा बनाने का काम, वुमन सेंटर्ड फैमिली। लेकिन आज हमें देखते हैं कि महिलाओं का जीवन अस्वस्थ है। आज भी उनके स्वास्थ्य की हम ठीक तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं। माता मृत्यु दर जो है वो माता मृत्यु का अनुपात बढ़ता जाता हमें दिखाई देता है। और इसलिए ये तीसरा जो विषय है, वो दूसरा जो है वो महिलाओं के लिए वुमन सेंटर्ड फैमिली। हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने सबसे पहले विचार करना चाहिए, घर की महिला सुदृढ़ रहे, घर की महिला संपन्न रहे। विकास यानी केवल आर्थिक विकास नहीं होता है, सामाजिक विकास अगर नहीं होगा तो आर्थिक विकास पंगु बन जाता है, और केवल आर्थिक विकास के पीछे दौड़ने लगेंगे तो सामाजिक विकास भी नहीं था। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों का विचार है, भौतिक विकास का भी विचार है और आध्यात्मिक विकास का भी विचार है। और इसलिए दूसरी बात उस एंगल से आती है, वुमन सेंटर्ड फैमिली। महिला को घर के 4 दरवाजों में बंद करने की कल्पना नहीं है इसके पीछे, उसका सर्वांगीण विकास करने की कल्पना। इसलिए वुमन सेंटर्ड फैमिली, फैमिली की जिम्मेदारी बन जाती है, पति की जिम्मेदारी बन जाती है, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे। लड़के की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बहन के लिए कुछ काम करे। पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्ची का स्वास्थ्य ठीक रखे। वुमन सेंटर्ड फैमिली। तीसरा उन्होंने कहा है नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी। हमारे समाज का अगर कोई नींव का पत्थर होगा तो वो है ज्ञान। समाज ज्ञानाधारित बनना चाहिए। हमारे संपन्न ज्ञान की विरासत हमारे समाज को प्राप्त हुई है, उस विरासत को संपन्न करने का काम ज्ञान की परंपरा के माध्यम से होगा। और इसलिए हमारा समाज ज्ञानाधारित समाज हो, ज्ञान की सारी शाखाएं प्रफुल्लित करने का काम इस समाज में चलता रहे, और वो काम हम कर रहे। दुनिया में सबसे बड़ा
हमारे यहाँ चलने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात है वो हमारे शिक्षा की एक सबसे बड़ी बात है। तो नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी, ये तीसरी बात उसमें आती है। चौथी बात है ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट। विकास करना है, लेकिन विकास का आधार क्या है? मनुष्य, मानव। दरिद्र नारायण देवो भव, अंत्योदय। अर्थ का अभाव भी ना हो, अर्थ का प्रभाव भी ना हो। और इसलिए ह्यूमन सेंटर्ड, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि स्पिरिचुअलाइज ह्यूमैनिटी, मानवता को भी आध्यात्मिक बनाइए। मानवता के सम हम आध्यात्मिक बनेंगे, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बंधु है, उसी से आधार पर समाज बनता है। और इसलिए चौथा जो घटक है वो ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट। विकास करेंगे, लेकिन विकास मानवीयता को ही आगे लेकर चलने वाला विकास होगा, हानिकारक नहीं, आक्रमणकारी नहीं, टेररिज्म वाला नहीं। पूरे एकात्म समाज का विचार है विकास की संकल्पना में अनुस्यूत। और इसलिए जो चौथा घटक है ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट। और पांचवा बड़ा आश्चर्यकारक है, डॉक्टर माशेलकर कहते हैं, जिसको अटल जी ने पंचशील के रूप में कहा, इनोवेशन सेंटर्ड भारत, नवीनता के केंद्रित रहने वाली भारतीय व्यवस्था। हम हमारे इतिहास में विश्वास रखते हैं, लेकिन इतिहास में विश्वास रखने का मतलब जो गलत बातें हमारी परंपरा में आई होगी उसका संरक्षण करना हमारा काम है। हम विदेशियों को लेंगे, उसको देशानुकूल बनाएंगे और देशानुकूल को युगानुकूल बनाने का काम करेंगे।